हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड एंड रिलैक्स इंग्लिश क्लासेस, जहां इंग्लिश पढ़ना है आसान और इजी टू अंडरस्टैंड। हमने हमारे थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो ग्रामर वाली सीरीज़ शुरू की थी, उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस शुरू की थी। पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस में हमने पढ़ लिया था नाउन, अपना नाउन के बाद में अपन ने पढ़ लिया था प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। सो व्हाट इज़ अ वर्ब? Can anyone tell what is a verb? A verb is a word that tells us what the subject is doing. It shows action, it shows a state and it shows occurrence. यानी कि verb एक ऐसा शब्द होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ये किसी क्रिया यानी कि किसी एक्शन या किसी स्टेट यानी स्थिति या किसी के घटना घटित होने को दिखाता है। A verb is a word that describes what the subject of a sentence is doing. सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये बताने का काम कौन करती है? वर्ब। वर्ब कैन इंडिकेट फिजिकल और मेंटल एक्शंस। वर्ब से हम एक्शंस बता सकते हैं, ऑकरेंसेस बता सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बता सकते हैं। एक्शंस यानी क्या काम हुआ, एक्शन यानी क्या काम हुआ, ऑकरेंस यानी क्या घटना घटित हुई या क्या किसी भी की क्या स्थिति है, उसकी क्या स्टेट है, इसके बारे में हम वर्ब के ज़रिए बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं, जैफरी बिल्ड्स अ हाउस। जैफरी अपना सब्जेक्ट है, ये एक्शन क्या कर रहा है? बिल्ड करने का एक्शन कर रहा है। काम क्या कर रहा है? हाउस बनाने का काम कर रहा है, तो बिल्ड यहाँ पे वर्ब है। अनिता इज थिंकिंग अबाउट हॉर्सेज। अनिता क्या एक्शन कर रही है? अनिता की अभी स्थिति क्या है? अनिता की स्टेट क्या है? अनिता इज थिंकिंग, अनिता सोचने का काम कर रही है, तो थिंकिंग इज अ वर्ब। ट्रू लव एग्जिस्ट। ट्रू लव एग्जिस्ट, लव की क्या स्थिति है? दैट लव एग्जिस्ट, लव की स्टेट क्या है? लव एग्जिस्ट्स, तो एग्जिस्ट यहाँ पे क्या है? अपनी वर्ब है। रिमेंबर, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन वर्ब। यानी कि हर सेंटेंस में एक वर्ब का होना ज़रूरी है। हम सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बना सकते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, किसी के भी बिना हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट विदाउट वर्ब देयर इज़ नो सेंटेंस। हर सेंटेंस में एक वर्ब होनी ज़रूरी है। हम सिर्फ एक वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं, बाकायदा वो वर्ड क्या होना चाहिए? अपना वर्ब होनी चाहिए। यानी मैंने सीधा कहा गो, सेंटेंस कंप्लीट, जाओ यहाँ से, तो सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो एक वर्ब से हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन वर्ब। At the most basic level, a sentence can consist solely a single verb in the imperative form run. जैसे मैंने कहा run, दौड़ो, तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ब से भी अपना सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इन दिस एग्जाम्पल द इम्प्लाइड सब्जेक्ट इज यू। सब्जेक्ट अपना इम्प्लाइड है, हमने दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कोई ना कोई है, काम कोई ना कोई तो करेगा, लेकिन दैट सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। नेक्स्ट है अपना वर्ब कॉन्जुगेशन। Conjugation means changing the form of a verb. Conjugation means verb can change form, changing of the form of a verb according to the tense, according to the person और according to the number. हम सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, सब वर्ब का टेंस क्या है, सेंटेंस का मूड क्या है, सेंटेंस का वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म में चेंज करते हैं। वर्ब की जैसे फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में अपन हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस में हम अपन मॉडल ऑक्सिलरीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब की फॉर्म में चेंज होता है उसे हम कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है वर्ब के फॉर्म का बदलना, जैसे टेंस, सब्जेक्ट, नंबर के हिसाब से। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई, तो उसके साथ में मैं वर्ब की बेयर फॉर्म का यूज़ करूँगी, आई गो। वहीं अगर थर्ड पर्सन है ही, तो मैं यहाँ पे गो के साथ में ईएस लगा दूँगी, गोज। और यहीं पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अगेन मैं बेसिक फॉर्म का यूज़ करूँगी, बेयर फॉर्म का यूज़ करूँगी, गो। तो ये जो फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं इसे हम कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन कई तरीके से हो सकता है। फर्स्ट अपन देखते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देयर आर 6 टाइप ऑफ सब्जेक्ट फॉर्म
इन इंग्लिश। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, सेकंड पर्सन का प्लूरल यू एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल दे। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड वर्ब्स एंड सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर। कहने का मतलब है वर्ब्स और सब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट कहता है कि भाई अगर मैं सिंगुलर हूँ तो मेरे साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट कहता है कि भाई अगर मैं प्लूरल हूँ तो मेरे साथ आने वाली वो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। If the subject is singular, the verb must also be singular. Similarly, if the subject is plural, the verb must be plural. This is called subject verb agreement, जो अपने सिलेबस में टॉपिक लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसके और अदर रूल्स भी हैं जो अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे शी है तो शी के साथ अब सब्जेक्ट तो सिंगुलर हमें पता है कि भाई जैसे चेयर है, चेयर सिंगुलर है और चेयर के साथ में मैं एस लगा दूं तो चेयर्स प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर वर्ब में एस नहीं है तो वर्ब क्या है, अपनी प्लूरल है, और अगर वर्ब में एस लगा दूं तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कहने का मतलब अगर नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन हमारी बन जाती है प्लूरल, वहीं अगर वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब हमारी बन जाती है सिंगुलर। और याद रखना है कि वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहाँ पे सी सिंगुलर है तो आप देखो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। अगर यहाँ पे वी प्लूरल है तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। नेक्स्ट है अपना कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू टेंस। वर्ब ऑल्सो कॉन्जुगेटेड बेस्ड ऑन टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग भी वर्ब में कॉन्जुगेशन होता है। देयर आर 3 मेन टेंसेज इन इंग्लिश। टेंस 3 होते हैं, हमें पता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज़ अ सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट विद इट्स ओन रूल और कॉन्जुगेशन। हर टेंस के हमें पता है 4 एस्पेक्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। वैसे ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड अगेन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो जैसे जैसे टेंस चेंज होगा, टेंस का एस्पेक्ट चेंज होगा, वैसे वैसे वर्ब की फॉर्म भी चेंज होती है, जो कि हम कैसे होती है, क्या होती है, अपना टेंस वाले पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, अगर पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वहीं प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वहीं अगर पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें तो वॉज, वर, लुकिंग आता है, या प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इज, एम, आर, लुकिंग आता है, और फ्यूचर सिंपल की बात करें तो विल प्लस बी प्लस आईएनजी की फॉर्म में आती है। तो ये है कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू टेंस। नेक्स्ट है अपना कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू मूड। सेंटेंस का मूड कैसा है, सेंटेंस में कोई फैक्ट एक्सप्रेस किया जा रहा है यानी सेंटेंस इंडिकेटिव है, या सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव यानी जिसमें कोई कमांड दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है, या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है यानी उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, या कोई कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कोई कंडीशन एक्सप्रेस की जा रही है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इफ़ यू वांट टू बोरो, अगर तुम्हें उधार चाहिए दैट बुक यू कैन, तो तुम ले सकते हो, अगर चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। तो एक कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं अपन कंडीशनल सेंटेंस में, और एक होता है सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव में अपन कोई विश, अपनी कोई डिमांड, अपना कोई डाउट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या करते हैं, कंडीशनल जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। जैसे इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय एन आइलैंड, तो मैं क्या करता, एक आइलैंड बाय करता, एक आइलैंड खरीदता, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए, मेरा रिच होना ज़रूरी है। तो ऐसी विश, डिमांड, डाउट और हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाली में आई के साथ में देखो वोज ना आकर हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वर आती है। तो ये है सब्जुगेशन अकॉर्डिंग टू मूड। इंडिकेटिव में देखो वर्ब की सीधी सी कोई फैक्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
इम्पेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के शुरू में आ जाएगी। इंटेरोगेटिव अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जुगेट होगा। कंडीशनल सेंटेंस के भी रूल हैं अपने, वो अपन कंडीशनल जो अपना टॉपिक लगता है उसके अंदर पढ़ेंगे। वहीं सब्जुगेशन होता है वॉइस के अकॉर्डिंग, कॉन्जुगेशन होता है वर्ब के वॉइस के अकॉर्डिंग कि अपना सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी अपन ना अलग टॉपिक लगता है, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बस अपन को ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस में क्या आती है, जैसे वर्ब की ये आ गई कौन सी, लुकास ब्रॉक अ चेयर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो यही पैसिव वॉइस में जाके चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये कैसे चेंज होते हैं, क्या इनके रूल्स हैं, अपन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाले उसमें चैप्टर में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। Participle are formed from verbs. There are two types of participle, past participle and present participle. क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे। देखो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये कई बार एडजेक्टिव के रूप में काम में आती है। किसके रूप में काम में आती है, एडजेक्टिव के रूप में आती है। और एक अपनी आईएनजी वाली फॉर्म भी होती है वर्ब की, तो आईएनजी वाली फॉर्म को अपन कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो ईडी वाली फॉर्म होती है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो सफिक्स ईडी जुड़ने से बना है, जैसे वर्क का वर्कड हो गया तो ये हो गया अपना पास्ट पार्टिसिपल, और वर्क में आईएनजी जोड़ के वर्किंग कर दिया तो ये हो गया अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल्स ऑफन किसके रूप में काम करते हैं, एज एन एडजेक्टिव्स काम में करते हैं। जैसे शू के सामने रन, मतलब रन होता है वर्ब, और रन में रनिंग आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया रनिंग। ये कौन सा पार्टिसिपल बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। कि शूज़ के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं कि शूज़ कैसे भाई, रनिंग शूज़, कैसे शूज़, रनिंग शूज़। तो ये रनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव का काम है कर रहा है। अब है अपने टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। पहला है अपना रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है। तो रेगुलर वर्ब्स फॉलो द स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन रूल फॉर इंग्लिश वर्ब। रेगुलर वर्ब्स क्या करती है, कॉन्जुगेशन का जो स्टैंडर्ड रूल है इंग्लिश का उसे फॉलो करती है। कौन सा स्टैंडर्ड रूल भाई, मोस्ट वर्ब्स आर रेगुलर, और लगभग वर्ब्स कैसी होती हैं, रेगुलर है। ये स्टैंडर्ड रूल कौन सा इंग्लिश का जो ये वर्ब्स फॉलो करती हैं। अ वर्ब इज कंसिडर्ड रेगुलर इफ इट्स सिंपल पास्ट एंड पास्ट participle are formed by adding the suffix ed or d if the word already ends in the letter e। तो स्टैंडर्ड रूल क्या है भाई कि वर्ब की अगर अपन को सेकंड फॉर्म बनानी है, वर्ब को अपन को थर्ड फॉर्म बनानी है, यानी वर्ब की अगर सिंपल पास्ट फॉर्म बनानी है और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसमें ई डी या डी जोड़कर उसे सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल देते हैं। कहने का मतलब रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के एंड में ई डी या डी जोड़कर बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जो स्टैंडर्ड रूल फॉलो करे, यानी सीधा सा सिंपल सा ई डी, अगर लास्ट में ई नहीं है और अगर लास्ट में ई दिया हुआ है तो सिंपली डी जोड़कर हम उसका क्या बना देते हैं, सिंपल पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसकी बना देते हैं। तो वो तो है अपनी रेगुलर, यानी जो रेगुलर रूल को फॉलो करिए कि भाई ई डी और डी जोड़ के हमने उसकी सेकंड फॉर्म में बना दी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हम ई डी या डी जोड़कर उसकी पास्ट सिंपल फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बना सकते, वो रेगुलर रूल को फॉलो नहीं करती हैं, तो वो अपनी हो जाती हैं इरेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल आप देखिए फिनिश के साथ में ई डी जोड़ के फिनिश्ड बन रहा है, तो ये अपनी है रेगुलर फॉर्म। हैड फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, कुछ भी करो ई डी लगने से फिनिश की सिंपल पास्ट फॉर्म बन रही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन रही है, तो ये है अपनी रेगुलर वर्ब, यानी जो रेगुलर रूल को फॉलो कर रही है। और जो रेगुलर रूल को फॉलो नहीं कर रही वो होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स इन सम वे अदर देन बाय एडिंग द सफिक्स ईडी, यानी दूसरे वे से हमें इनकी पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी पड़ती है, ईडी जोड़ने से इनकी वो फॉर्म नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल देखिए स्विम की अगर अपन को सेकंड फॉर्म बनानी है तो वो बनती है स्वैम, ईडी जोड़ने से नहीं बन रही है, तो स्वैम अपनी है इरेगुलर वर्ब। और इसका अगर पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो वो है स्वम,
तो ये हो गई अपनी इरेग्युलर वर्ब्स। नेक्स्ट अपने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अगेन मैन वर्ब जो अपनी होती है वो दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड intransitive verb. A transitive verb is a verb that acts on someone or something and therefore takes a direct object, the thing being acted upon. देखो वर्ब किसी न किसी चीज़ पे एक्ट करती है, यानी इस वर्ब जो ये काम सब्जेक्ट ने किया है ये वर्ब किसी न किसी दूसरी चीज़ पे एक्ट अपॉन की जाती है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो जो वर्ब्स अपने साथ नेसेसरीली ऑब्जेक्ट लेती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसके साथ में एक्शन को एक्ट अपॉन करने के लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के इस सेंटेंस का, इस वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, ये सेंटेंस अपन को अधूरा अधूरा लगेगा। इसलिए इसके साथ में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, और ऐसी वर्ब्स जो नेसेसरीली अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है भाई, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि अ थिंग बिग एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, यानी इस वर्ब का डायरेक्टली जिस पे इफेक्ट पड़ा है, इस वर्ब की क्रिया डायरेक्टली जिस चीज़ पे हुई है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्टली जो इफेक्ट हो रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा सीता गेव मी अ पेन। सीता ने गेव किया, सीता ने दिया, सीता ने मुझे दिया। अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊं तो ये सेंटेंस अधूरा उधरा लगेगा। सीता गेव व्हाट, क्या, किस पे हुआ ये एक्ट अपॉन, क्या देने का काम किया भाई, पेन देने का काम किया। तो सीता ने जब ये देने का काम किया तो ये डायरेक्टली एक्शन किस पे हो रहा है, पेन पे हो रहा है। तो पेन अपना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्टली किसने रिसीव किया है भाई, मैंने रिसीव किया है, तो मी है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जो सेंटेंस में थिंग आ रही है, यानी जो निर्जीव वस्तु है, जो थिंग है, वो हमेशा होता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि पेन, और जो पर्सन होता है जिस पे इनडायरेक्टली उस एक्शन को किया गया है वो होता है अपना इनडायरेक्ट ऑप्शन, यानी कि मी, या जितने भी प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वगैरह आएंगे वो हो गए अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो अपने साथ नेसेसरीली कौन सा ऑब्जेक्ट लेती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे केली आस्क्स अ क्वेश्चन, केली आस्क्स व्हाट, यहाँ तक कि अगर मैं छोड़ दूँ, ये नहीं दूँ, तो इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। आस्क यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेसेसरीली लेगी। टॉबी बाइज ग्रोसरीज, टॉबी बाइज व्हाट, ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब नेसेसरीली अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको एक्ट करने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी उनका सेंस कंप्लीट हो जाता है, उसे हम कहते हैं intransitive verbs. Intransitive verbs do not act on someone or something and therefore do not take a direct object. While an intransitive verb does not take a direct object, it can be used along with an adverb or adverbial phrase as can a transitive verb. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इसलिए इसके साथ में अपन एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। रीता कफ्ड, रीता ने कफ किया, खांसा, ख़त्म बात। क्या खांसा, कोई हमें एक्ट अपॉन करने के लिए आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बस एडवर्ब के ज़रिए बता सकते हैं कि कफ कैसे किया, लाउडली किया, स्लोली किया, किस पे किया, ऑन मी किया। तो ये ऑन मी भी एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये होती हैं अपने इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी एक तो हो गई रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स यानी जो स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करे पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट बनाने के लिए, इरेगुलर वर्ब्स यानी जो रेगुलर रूल को फॉलो ना करे। दूसरी अपने ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी जो अपने साथ में नेसेसरीली ऑब्जेक्ट लेगी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है वो होती हैं अपनी इनट्रांजिटिव वर्ब्स। Some verbs are ditransitive, meaning they have two objects, यानी कुछ के साथ में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वो होती हैं अपने डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे अमीरा रीड्स मी अ बुक, अमीरा ने मेरे लिए किताब पढ़ी।
बुक पढ़ी किस लिए, मेरे लिए। तो बुक अपना हो गया, यानी कि ये थिंग है, और थिंग मैंने आपको बताया कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो पर्सन होता है वो होता है कौन सा, अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजुअली द पर्सन फॉर होम द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, वो अपना कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अपने स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। फर्स्ट अपना डायनेमिक वर्ब्स, आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब्स, डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक टेम्पररी एक्शंस और इवेंट। यानी डायनेमिक वर्ब्स वो होते हैं जो क्रिया या एक्शन को दिखाते हैं, जो हम करते हैं या देख सकते हैं। यानी ये वर्ब्स वो होती है जिनमें जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को हम देख सकते हैं, उस एक्शन को हम परसीव कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से देख सकते हैं। जैसे वर्ब आ गया ईट, अगर कोई ईट का एक्शन कर रहा है, खाने का एक्शन करता है, तो हम उसे ये करते हुए देख सकते हैं, स्लीप करते हुए देख सकते हैं, राइट करते हुए देख सकते हैं, किक करते हुए देख सकते हैं, रनिंग करते हुए देख सकते हैं। यानी ऐसे वर्ब्स जो एक्शन को हमें दिखाती है, यानी उस एक्शन को हम देख सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं, फिजिकली वी कैन सी, फिजिकली वी कैन डू दैट थिंग, तो वो होती हैं अपने डायनेमिक वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, वेयरएज स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग और परसेप्शन, यानी शी इज़, वो है, क्या है, कुछ हम ऐसे परसीव कर सकते हैं, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दे बिलोंग करती है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अ मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट, जैसे आई बिलीव, यू हियर, मैं सुन सकता हूँ। अब सुनने का काम हम करते हुए नहीं देख सकते, उसके कानों में अपने आप हो रहा है वो काम। वी बिलीव, मैं यकीन करता हूँ, मैं मानता हूँ, तो इस काम को अपन देख नहीं सकते। यानी स्टेटिव वर्ब्स ऐसे शब्द होते हैं जो सोच, एहसास, पसंद, नापसंद या ऑनरशिप बताते हैं, कोई फिजिकल एक्शन नहीं। So stative verbs are typically used for a state of being that is general or unchanging. So they can't be used in progressive and continuous tense. यानी कि ये वर्ब्स जो होती हैं ये अपनी स्टेट और बी अपनी स्टेट को बताती हैं और जनरली अनचेंजिंग होती है, यानी चेंज नहीं होती। तो ये कंटिन्यूस, अभी भी सुन रहा हूँ बोलते कि मैंने सुन लिया, ठीक है, तो ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो सकती। ऑन द स्पॉट बोलते ही वो वर्ब कंप्लीट हो जाती है, तो उसे हम कंटिन्यू नहीं कह सकते। तो ऐसी जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्ल बिलीव्स इन हिमसेल्फ, कार्ल अपने आप में विश्वास करता है, विश्वास कर रहा है। इसे हम प्रोग्रेस में नहीं बता सकते, भी देखो देखो विश्वास कर रहा है, ये देखो हो रहा है। जैसे ईटिंग का काम अपन परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई 5 मिनट से कंटिन्यू चल रहा है, 10 मिनट से कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन बिलीव का जो काम है वो बोलते ही कंप्लीट हो जाता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम परसीव नहीं कर सकते हैं, जो स्टेट को बताती है, जो हमारे परसेप्शन को बताती है, हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट को बताती है, ऐसी चीज़ों को हम ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। और स्टेटिव वर्ब्स जनरली कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती। ये जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आगे हमारे काम आएगा। तो आपको याद रखना है कि डायनेमिक वर्ब्स जिनको हम देख सकते हैं फिजिकली वो अपने डायनेमिक वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब जो स्टेट को बताती है, जिसे हम देख नहीं सकते फिजिकली करते हुए, वो होती है स्टेटिव वर्ब्स। और स्टेटिव वर्ब्स जनरली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेटिव वर्ब्स जनरली कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। नेक्स्ट है अपने लिंकिंग वर्ब्स। A linking verb connects the subject of a sentence with the subject complement। भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ। कोई हमें तारीफ़ करे, हमारा ऐसे बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये हमें क्या लगता है कि हमें किसी ने क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है। और जब भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो उसकी विशेषता होती है, यानी उसके लिए वो क्या होता है, एज एन एडजेक्टिव होता है। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी हम किसी, यानी सब्जेक्ट है, देन लिंकिंग वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जब भी हमें ये वर्ब इस स्टेट की, इस सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली जगह पे जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे फियोन इज़ प्राउड, फियोन ही क्या है, प्राउड है, ये फियोन की क्वालिटी है, ये फियोन का एडजेक्टिव है, ये फियोन के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है।
तो लिंकिंग वर्ब क्या करती है, लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को किसके साथ में, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, अ नाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स इट, जो हमारे सब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। वो कोई नाउन हो सकती है, वो कोई एडजेक्टिव हो सकता है। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड द वर्ब्स बी, यानी बी वर्ब कौन सी होगी, अपना इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म में, वॉज, वर सेकंड फॉर्म में, एंड बीन होगी इसकी थर्ड फॉर्म। तो ये तो होगी अपनी वर्ब बी। दूसरा सीम, बिकम एंड फील, ये है अपनी कॉमन लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या करती हैं, लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने का काम में करती है। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को उसकी कंडीशन, सब्जेक्ट को उसकी क्वालिटी या आइडेंटिटी से जोड़ता है, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। ये कोई एक्शन को शो नहीं करती, यानी इनके साथ में मैन वर्ब नहीं आती, यही अपने आप में मैन वर्ब होती है। आपको लग रहा होगा कि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ में कोई एक्शन नहीं हो रहा। इन वर्ब्स में कोई एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ क्या बताती है, फियोन यानी उसके सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में लिंक करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। दैट्स वाई वी कॉल देम लिंकिंग वर्ब। आगे लिखा है मोस्ट लिंकिंग वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एक्शन वर्ब डिस्क्राइबिंग अ स्पेसिफिक एक्शन रेदर देन ए स्टेट। जैसे सोफी फील्स द पिलो, सोफी पिलो को फील कर पा रही है, सोफी फील्स द पिलो, यहाँ पे फील एज एन एक्शन वर्ब यूज हुआ है। जैसे अपना हैज़ और हैव है, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, हैज़ और हैव एक्शन वर्ब का काम भी करते हैं। तो ऐसे अपने सीम, बिकम और फील, ये जो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है, ये लिंकिंग वर्ब का काम भी करती हैं और कभी कभी ऑफनली ये एक्शन वर्ब का काम भी कर देती हैं, कर सकती हैं। नेक्स्ट है अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको अपन हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब ने अपने आगे बी, बी में आपको मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, एंड थर्ड फॉर्म में हो गया बीन। ठीक है। डू में आ गया डू, डज एंड डिड। हैव में आ गया हैज, हैव एंड हैड। तो ये है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर वर्ब, यानी मैन वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन में काम करती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज टू इंडिकेट टेंस, मूड एंड वॉइस। ऑक्सिलरी वर्ब से हमें क्या पता, सिर्फ मैन वर्ब से नहीं, मैन वर्ब के साथ आई हुई हेल्पिंग वर्ब से हमें उस सेंटेंस का टेंस पता चलता है, उसका मूड पता चलता है, उसका वॉइस पता चलता है कि भाई एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, बात प्रेजेंट टेंस की है या फ्यूचर टेंस की है, सेंटेंस इंपेरेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो ये किससे पता चलता है, हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलता है। They are also used in form negative statements when used with words such as not and never। इससे हमें नेगेटिव है सेंटेंस या पॉजिटिव है इसका भी पता चलता है। Auxiliary verbs must be conjugated for tense and person। ऑक्सिलरी वर्ब्स अकॉर्डिंग, मैंने कहा ना वर्ब में कॉन्जुगेशन होता है किसके अकॉर्डिंग, तो हेल्पिंग वर्ब में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन। जैसे आई के साथ एम आएगा तो शी के साथ इज आएगा, तो दे के साथ आर आएगा। तो ये होता है, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये अपनी हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया इनके बीच का कॉन्जुगेशन। फिर है अपनी मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आपको पता होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे अपने होते हैं मॉडल। मॉडल क्या बताने का काम करता है, सेंटेंस का मूड बताने का काम करता है। मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड अलोंग विद अनदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। मॉडल वर्ब्स का क्या काम क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की एबिलिटी, सब्जेक्ट को मिली परमिशन, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन बताने का काम है, उनको एक्सप्रेस करने का काम है करता है। नेक्स्ट है अपना फ्रेजल वर्ब। A phrasal verb is a phrase made up of two or more words that acts as an individual word। phrase क्या होता है, phrase होता है group of words, group of वर्ड्स को अपन बोलते हैं फ्रेज। जैसे अ गुड बॉय, बॉय गुड, तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स का ग्रुप है, ये क्या है, एक
फ्रेज है। तो फ्रेजल वर्ब भी क्या होती है, एक फ्रेज होती है जो किससे बनी है, टू और मोर वर्ड्स दैट एक्ट्स एज इंडिविजुअल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब टिपिकली कंबाइन अ वर्ब विद एन एडवर्ब और प्रपोजिशन, यानी अपने पास एक मैन वर्ब है जैसे कट है, ये क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन बनाता है या तो किसी एडवर्ब के साथ में या किसी प्रपोजिशन के साथ में। मैंने प्रपोजिशन लगा दी ऑफ, तो वर्ब क्या बन गई, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब हो गया कैंसिल करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। तो ये होती है अपनी एक फ्रेज बन गई, दो वर्ड्स हैं अपने पास, कट और ऑफ। ऑफ इनका ग्रुप बन गया यानी एक फ्रेज बन गई। और किसके साथ में कॉम्बिनेशन, एक मैन वर्ब है और एक प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, और एक अलग अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग बनाती है टू क्रिएट अ मीनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। कट का मतलब तो काटना होता है, लेकिन कट ऑफ के साथ मिलने से एक इंडिविजुअल मीनिंग बन गया टू कैंसिल। For example, the verb kick and the preposition of combine to form the phrasal verb kick off, which means begin. kick का मतलब लात मारना होता है, लेकिन kick off का मतलब हो गया begin, यानी इसका एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग बन गया। ऐसे वर्ब्स को अपन कहते हैं phrasal verbs। नेक्स्ट है जिरंड। जिरंड इज अ नाउन दैट टेक्स द प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी कभी किसका काम कर देता है सेंटेंस में, नाउन का काम करता है। वैसे ये वर्ब होती है, पार्टिसिपल होता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन कभी कभी ये नाउन का काम करता है। और इस आईएनजी वाली फॉर्म को जो नाउन का काम कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। जैसे स्विम, स्विम क्या है, एक वर्ब है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, स्विमिंग। और मैं कह दूं स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या यहाँ पे स्विमिंग एज ए वर्ब काम कर रहा है, नो। यहाँ पे स्विमिंग सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे ये तो नाउन हो सकता है या ये क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है, नहीं तो बचा क्या, ये नाउन है। और नाउन का काम कर रहा है, आईएनजी वाली फॉर्म है, इसे हम क्या नाम देंगे, ये क्या है, एक जिरंड है। तो जिरंड इज अ नाउन दैट टेक्स द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जिरंड एक नाउन है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज काम में लेता है। जिरंड्स टिपिकली डिस्क्राइब द सेम एक्शन एज द वर्ब फ्रॉम विच दे आर फॉर्म। जिस वर्ब से बने हैं उसी सेम एक्शन को ये एज अ नाउन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज गुड फॉर हेल्थ। ईटिंग यानी खाना, यहाँ पे एज अ वर्ब काम ना करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने का जो काम है यहाँ पे एज अ नाउन आया है। ये जो नाउन है ईटिंग इज गुड फॉर यू, क्या ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज गुड फॉर यू, नाउन का काम कर रहा है, इसे हम क्या नाम देंगे, जिरंड। तो ये थी अपनी क्लास वर्ब पे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है, वर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा अपना रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब। इसके अलावा अपन ने पढ़ा जिरंड, फ्रेजल वर्ब, मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। और पार्टिसिपल भी देखे अपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अगर आपको ये क्लास समझ आई हो, अगर वर्ब का बोझ आपके सर से थोड़ा सा हल्का हुआ हो कि वर्ब क्या होती हैं, वर्ब के टाइप्स अगर आपको समझ में आए हो, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रीड एंड रिलैक्स। थैंक यू।